हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं जो हमारी पुस्तक है उसका दूसरा अध्याय सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है पाठ का नाम सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु, तो हम कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है वह मित्र भी होता है और वह हमारा शत्रु भी होता है। अब शत्रु कैसे होता है और मित्र कैसे होता है, क्या सूक्ष्म जीव, तो इसका जो चर्चा है हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको कई सारे डायग्राम दिखाए गए हैं। तो इसमें पहला डायग्राम है स्पाइरल जीवाणु, दूसरा है छड़ेनुमा जीवाणु, यहाँ पर है क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, अमीबा, पैरामीशियम, राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। आपको बहुत सारे सूक्ष्म जीवों की संरचनाएं यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये जो सूक्ष्म जीवों की संरचनाएं हैं ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर तो दिख रही है, लेकिन अगर ये किसी भी वस्तु पर अगर बैठे हुए हैं तो हमें स्पष्ट रूप से ये दिखाई नहीं देते हैं। हम इनको पहचान नहीं पाते हैं कि क्या इनकी संरचना ऐसे ही होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनमें से कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र हैं और कुछ जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे शत्रु हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सूक्ष्म जीव है वह होते क्या है। सूक्ष्म जीव है वो होते क्या है, तो देखिए सूक्ष्म यानी सूक्ष्म बहुत छोटा, सूक्ष्म यानी सूक्ष्म बहुत छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी बहुत छोटे से छोटा जीव जो हमें दिखता नहीं है। जीव का मतलब जीव होता है, सूक्ष्म का मतलब छोटे से छोटा। तो हम यहाँ पर क्या परिभाषा दे सकते हैं, कुछ ऐसे जीव जिन्हें आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता और हम उन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ऐसे जीव जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से देखने मतलब नग्न आंखों से, कि सीधा अगर सूक्ष्म जीव यहाँ पर है तो हमें दिखाई दे दिया तो हम उसको स्पष्ट रूप से ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो परिभाषा क्या देंगे, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देखा जाता है। अब सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो होता है एक ऐसा यंत्र होता है जो बहुत छोटे से छोटे पदार्थ को, छोटे से छोटे जीव जंतु को, छोटे से छोटे टुकड़े को भी यह देख सकता है। तो सूक्ष्म जीव भी होता है जो बहुत छोटे से छोटा जीव होता है, उसकी संरचना को हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं, ऐसे सीधी आंखों से हम उसको नहीं देख सकते। तो सूक्ष्म जीव है उसकी परिभाषा हम क्या देते हैं कि ऐसे जीव जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें सिर्फ जो है किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही देखा जा सकता है। सिर्फ सूक्ष्मदर्शी यंत्र सूक्ष्म जीव कहलाते। सामान्यतः उन्हें किसी यंत्र के द्वारा नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें सिर्फ सूक्ष्म जीव यंत्र जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है वही चाहिए होता है। देखिए मिट्टी व पानी में भी अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। आप जैसे हर जगह मिट्टी देखते हैं, पानी देखते हैं, तो हमें हर जो मिट्टी है वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देते हैं, होते हैं। पानी में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते, जैसे कि परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म जो जीव है वह हमें दिखाई नहीं देता है नग्न आंखों से। तो सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, पानी में भी ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मुख्यतः अगर सूक्ष्म जीवों की बात करें तो इनको 4 भागों में बांटा गया, यानी सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी भी डिवाइडेशन में की गई है कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो कौन कौन से जगह या कौन कौन से वर्ग में आते हैं। तो देखिए हमारे पास 4 सूक्ष्म जीव हैं। एक तो होता है जीवाणु। जीवाणु के रूप में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, उनकी भी एक फैमिली होती है, जीवाणु की भी, इनको भी बांटा गया है। एक कवक होते हैं, तीसरे प्रोटोजोआ और चौथे होते हैं शैवाल। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु भी एक सूक्ष्म जीव होता है। इन 4 के अलावा एक सूक्ष्म जीव और होता है
विषाणु, जिसको हम जो अंग्रेजी में सामान्यतः वायरस के नाम से जानते हैं, ये भी सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होता है। इन 4 सूक्ष्म जीवों से ये अलग होता है, इसीलिए सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग में इसको नहीं बांटा जाता। विषाणु जो है केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारे पास में ये सूक्ष्म जीवाणु हैं जो परपोषी यानी मनुष्य के शरीर में भी गमन करते हैं और पौधे में भी गमन कर जाते हैं, जबकि जो विषाणु होता है मुख्यतः यह क्या करता है, ओनली परपोषी के शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में ही गमन करता है और किसी के शरीर में गमन नहीं कर पाता है। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें, सर्दी जुखाम की बात करें, फ्लू की बात करें, खांसी की बात करें, तो ये सब जो है विषाणु के द्वारा ही होते हैं। सर्दी जुखाम हो रही है तो भी वायरस के द्वारा होती है, इन्फ्लुएंजा होता है तो भी वायरस के द्वारा होता है, कोई भी फ्लू अगर हमें लगता है तो भी हमें वायरस के द्वारा ही होता है, यानी विषाणु के द्वारा ही होते हैं। कुछ विशेष रोग हैं जो वही वायरस के द्वारा ही होते हैं, जैसे पोलियो होता है, खसरा होता है। तो आप इन सब विषाणु को देखने से एक बात पता लगती है कि ये जो सब विषाणु है हमारे शरीर के अंदर होते हैं, ओनली मनुष्य के अंदर होते हैं। ये विषाणु जो हैं पौधों के अंदर नहीं होते हैं। तो स्पष्ट रूप से हमें यह समझना है कि सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल आते हैं। इसके अलावा एक सूक्ष्म जीव और होता है जिसे हम कहते हैं विषाणु। यह सभी सूक्ष्म जीवों से अलग होता है क्योंकि इसमें दूसरे प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। यह सिर्फ जो है परपोषी के शरीर, मनुष्य के शरीर में ही गमन करता है, जैसे सर्दी जुकाम में आ गया हमारे शरीर के अंदर, इन्फ्लुएंजा में आ गया, फ्लू में आ गया, कोई भी रोग में आ गया, पोलियो के अंदर आ गया, खसरा के अंदर हमारे शरीर में गमन कर जाता है। अतिसार है, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। देखो, जबकि ऐसे कुछ रोग हमारे शरीर के अंदर हैं जो विषाणु के द्वारा न हो करके जीवाणुओं के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ और शैवाल के द्वारा होते हैं, जैसे अतिसार हो गया, मलेरिया हो गया जो कि किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। टाइफाइड हो गया, क्षय रोग हो गया जिसको हम सामान्यतः टीबी कहते हैं, ये जीवाणु के द्वारा होता है। तो जीवाणु के द्वारा देखो टाइफाइड होता है, कवक में फंगाई आ जाती है, ब्रेड के ऊपर आ जाती है तो वो रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रोटोजोआ में अतिसार हो गया, मलेरिया हो गया। तो इन सभी जीवाणुओं के कारण से अलग अलग रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देखा जाता है। इन्हें मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु। एक विषाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन इन 4 सूक्ष्म जीवों से अलग होता है क्योंकि वह सिर्फ परपोषी के शरीर में ही गमन करता है, जबकि ये चारों जीवाणु परपोषी के शरीर में भी गमन करते हैं और पौधों के शरीर में भी पौधे के अंदर भी ये गमन कर जाते हैं। अगला जो हमारे पास में पॉइंट है वो है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, सूक्ष्म जीव मिट्टी में भी रहते हैं, सूक्ष्म जीव पानी में भी रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है आसपास पे हमारे जो घेरा है उसके आसपास चारों तरफ रहते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते। जैसे ही कोई व्यक्ति इनके अधिक संपर्क में आता है तो उसे कई प्रकार के जो रोग है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म जीव जो होते हैं एक कोशिक और बहुकोशिक हो सकते हैं। यहाँ पर एक कोशिक और बहुकोशिक का मतलब क्या है, सूक्ष्म जीव का जो शरीर है या तो एक कोशिका से मिलकर बनता है या फिर बहुकोशिका से मिलकर बनता है। एक कोशिक हमें उन्हें कहते हैं जिनका शरीर सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर के बनता है, और बहुकोशिक हम उन्हें कहते हैं जिनका शरीर एक या अधिक या फिर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जीवाणु है, शैवाल है और प्रोटोजोआ है, इनका जो शरीर है वह एक ही कोशिका से मिलकर के बनता है, जबकि कुछ शैवाल जो होती हैं और कवक जो होते हैं बहुकोशिक जीव होते हैं जिनका शरीर 2 कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। हम बात करते हैं शैवाल की। तो देखिए, शैवाल जो है हर परिस्थिति में बर्फीली शीश से लेकर गर्म स्रोत तक में जीवित रहते हैं। अगर शैवाल जो है, शैवाल क्या होती है, जैसे अपने पास में कोई ठहरा हुआ जलाशय है, कोई टंकी है,
कोई भी जलाशय मान लीजिए तो वहाँ पर एक हरी फिसलदार पट्टी पाई जाती है, उसको हम कहते हैं शैवाल, जो बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हुए बढ़ती जाती है। ना तो उस पर सर्दी का फर्क पड़ता है, ना ही उसका गर्मी का कोई असर पड़ता है, वो निरंतर गुणन करती जाती है। तो यहीं पर क्या बात कह रहा है कि जो शैवाल है कोई सी भी परिस्थिति हो, चाहे वो शीत हो चाहे से गर्म हो, वह हमेशा जीवित रहती है। तो ये एक अलग ही प्रकार का सूक्ष्म जीवाणु है जो कि मनुष्य में नहीं आता है। यह ओनली ठहरे हुए जलाशय जो होते हैं वहाँ पर स्थिर हो जाता है और बढ़ता रहता है आगे आगे। सूक्ष्म जीव देखो मरुस्थल में भी पाए जाते हैं और दलदल में भी पाए जाते हैं। मरुस्थल होते हैं, मिट्टी है, वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं। दलदल है, जमीन अंदर धंस रही है, बहुत सारा कचरा है, वहाँ पर भी जो है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। यानी कुछ सूक्ष्म जीव तो ऐसे होते हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव तो स्वतंत्र होते हैं, वो कहीं से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव जो है अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रह सकते हैं। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है जो क्या करता है, अकेले रह सकता है। यहाँ पर जो अमीबा की है आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कैसा होता है। जो अमीबा है देखिए एक ऐसा होता है जो क्या होता है, ये अकेले रह सकता है। अमीबा जो है सिर्फ अकेले रह सकता है, ये जो है किसी और पर स्वतंत्र नहीं रहता है कि ये अपना जो भोजन है और किसी से प्राप्त करेगा। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव जो है और हम, यानी सूक्ष्म जीवों का जो संबंध है हमसे कैसे है। जैसा कि पाठ में ही पहले बताया गया था, सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र भी हैं और सूक्ष्म जीव जो है हमारे शत्रु भी हैं। तो सूक्ष्म जीव और हम का मतलब क्या है, तो देखिए कुछ जो सूक्ष्म जीव है हमारे लिए लाभदायक होते हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए हानिकारक होते हैं। लाभदायक कैसे हैं, देखिए हमारा जैसे कोई भी कचरा है तो जैसे कचरे को हम बाहर फेंक देते हैं तो कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका अपघटन कर लिया जाता है। जबकि अगर हम कचरे को बाहर फेंक दे और सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका अपघटन नहीं होगा तो वो कचरे का ढेर से ढेर बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, वो तो हमारे लिए हानिकारक है, वो तो हमारे को पर्यावरण को क्या कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है। लेकिन अगर कुछ सूक्ष्म जीव जो है वहाँ पर कचरे का अपघटन कर लेते हैं तो वो हमारे लिए एक तरह से लाभदायक के रूप में काम करते हैं। तो देखिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं तो कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनका जो उपयोग है विभिन्न कार्यों के अंदर किया जाता है, जैसे कि दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अब देखिए दही, ब्रेड, केक वो तो हमारे लिए उपयोगी है, तो ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या हुआ, सूक्ष्म जीव इन सब चीज़ों को बना रहे हैं और ये चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं, तो वो सूक्ष्म जीव जो बनाने वाले कारक है वो भी हमारे लिए उपयोगी हुए कि नहीं हुए, हुए ना। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी चर्चा की थी कि कोई भी कचरे को ये अपघटन कर लेते तो पर्यावरण थोड़ा थोड़ा सही रहता है। जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके हैं, जंतु अवशोषण है आदि का क्या कर लेते हैं, ये अपघटन कर लेते हैं। प्राचीन काल में सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है अल्कोहल बनाने में भी किया जाता था। जीवाणु का उपयोग औषधि के लिए भी किया जाता था। कृषि में मृदा की उर्वरता क्षमता बढ़ाने में भी किया जाता था, जिससे नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण था वो अच्छे से हो जाता था। सूक्ष्म जीव और हम, इसका मतलब यही है कि सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक ऐसे हैं क्योंकि दही, ब्रेड, केक बनाने में काम आते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के काम आते हैं, हमारे कचरे को अपघटन करते हैं। जबकि कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। और जो अल्कोहल बनाई जाती है उसमें भी सूक्ष्म जीव का जो उपयोग है प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। और अल्कोहल जो है मानव स्वास्थ्य के लिए भी काम आ रही है, हर जगह इसको मानव उपयोग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है हमारे लिए उपयोगी भी है और हमारे लिए हानिकारक भी है। अब देखिए दही, ब्रेड बनाने के लिए सूक्ष्म जीव जो है कैसे उपयोगी होता है, तो देखिए दही में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। दही जो है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, हमें दिखते नहीं है और आपको घबराना नहीं है कि जो सूक्ष्म जीव है इसमें और हमारे को नुकसान कर रहे हैं, नहीं। दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उल्टा हमारे शरीर को फायदा ही देते हैं।
दही में पाए जाने वाला जो प्रमुख जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। दही में एक जीवाणु पाया जाता है जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। जैसे दूध होता है, दूध में हम क्या करते हैं, थोड़ी सी छाछ डालते हैं। छाछ जैसे ही डालते हैं तो वहाँ पर लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वह दूध के अंदर जनन करता है, और जनन करने से क्या होता है, जो दूध है वह दही में बदल जाता है, और उस जीवाणु का जो नाम होता है वह है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। जीवाणु जो है पनीर, अचार व अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होता है। ऐसे ही बहुत सारे जीवाणु हैं जो पनीर बनाने के लिए काम आ रहे हैं। खाद्य पदार्थ, ऐसे बहुत सारे जीवाणु जो हमारे लिए खाद्य पदार्थ बनाने के लिए काम आ रहे हैं, उनमें ये सहायक होता है। जीवाणु जो होता है चावल के रूप में, आटे के रूप में भी हमारे लिए क्या हो रहा है, सहायक हो रहा है। इडली जैसे बन रही है, जैसे डोसा बन रहा है, तो इसमें भी जो जीवाणु होते हैं कई हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि इडली है, डोसा है, चावल है, वो हमारे खुद के लिए उपयोगी है, तो इनको बनाने वाले सूक्ष्म जीव भी हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। जैसे तीव्रता से जनन के श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ये जो क्या करता है, दही के अंदर बहुत तेजी से क्या करते हैं, जनन करते हैं। यह बैंकिंग उद्योग में भी इसके उपयोग का आधार है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री व केक बनाए जाते हैं। जो बैंकिंग उद्योग होता है, जहाँ से क्या बनाई जाती है, पेस्ट्री बनाई जाती है, तो केक बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी इन सूक्ष्म जो जीवाणु हैं इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है, सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए फ़ायदा करते हैं वो कहाँ करते हैं, दही और ब्रेड बनाने में। दही कैसे बनता है, जो दूध है उसमें थोड़ी सी मात्रा में छाछ डाली जाती है, तो दूध में क्या होता है, अत्यधिक तेज़ी से सूक्ष्म जीव जनन करते हैं, और जनन करने के बाद में जो दूध है वो दही में बदल जाता है, और दूध को दही में बदलने के लिए जो जीवाणु काम आता है वो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु। इसी के अलावा जो बैंकिंग उद्योग होता है उसके अंदर हमारे पास में पेस्ट्री बनती है, केक बनता है, तो वहाँ पर भी ये सूक्ष्म जीव काम आते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। अब देखिए सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, यानी वाणिज्य का मतलब जो संसाधन होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, जिनसे मानव की पूर्ति हो रही है, वो उनमें जो है सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो देखिए एल्कोहल, जो जिसको हम सामान्य भाषा में शराब के नाम से जान सकते हैं, एसिटिक एसिड के उत्पादन में बड़े स्तर पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। देखो एक तो बनता है एसिटिक एसिड, अम्ल होता है ये, एक बनती है एल्कोहल जिसको सामान्य भाषा में शराब कहते हैं। तो ये दोनों ही जो हैं हमारे मानव के लिए उपयोगी होते हैं। तो इन दोनों के निर्माण में ही सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो वाणिज्यिक उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, वाणिज्य मतलब एक बिजनेस के लिए उपयोग हुआ कि नहीं है, क्योंकि अल्कोहल बनती है एक बड़े प्लांट पे बनती है, कोई ना कोई इसका बिजनेस कर रहा होता है, तो वहाँ पर इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल शराब बनाई जाती है। जो फल होते हैं उनमें जो उपस्थित होती है शर्करा, उसमें क्या होता है, ईस्ट जब डाला जाता है तो उससे क्या कहता है, अल्कोहल और शराब बनाई जाती है। जैसे और बात करें कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को पूर्ण बनाता है। अब यहाँ पर एक परिभाषा अपने पास में आती है कि फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया। जो अपन अल्कोहल के अंदर पदार्थ डालते हैं तो जैसे हम चीनी उसमें डाल रहे हैं, तो जब चीनी को अल्कोहल में डालते हैं और जो उसका परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के फलस्वरूप जो अपन क्रिया अपनाते हैं उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अर्थात हमारी परिभाषा क्या होती है कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग में, बिजनेस में हम सूक्ष्म जीव कैसे उपयोग आ रहे हैं। पहले हमने बात की थी सूक्ष्म जीव से हमारा क्या संबंध है, हमारे प्रकृति में कैसे काम आ रहे हैं। फिर हमने बात की सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग। अब हम जो बात करते हैं सूक्ष्म जीव का औषधि उपयोग, यानी औषधि के अंदर भी देखो सूक्ष्म जीव कैसे काम आ रहा है, हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। लेकिन औषधि यानी जो दवाई होती है जो हमारे शरीर के लिए काम करती है, तो क्या ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए भी काम कर रहे हैं? हाँ, ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए भी काम कर रहे हैं। इसमें से देखिए कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए काम करते हैं। कुछ औषधियाँ, यानी कुछ बहुत सारी औषधियाँ होती है जो बनती हैं, जिनके स्रोत क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। कुछ औषधियाँ ऐसी होती है जिनके स्रोत सूक्ष्म जीव होते हैं, वहीं उन सूक्ष्म जीवों से ही औषधि बनाई जाती है। जैसे बात करें पेनिसिलिन, एक प्रतिजैविक औषधि होती है।
प्रतिजैविक बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं तथा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। देखिए हमारे पास में एक लाइन आ रही है कि कुछ औषधियाँ जो होती हैं सूक्ष्म जीवों के कारण से ही बनती है। जैसे कि बात करें पेनिसिलिन जो एक प्रतिजैविक औषधि होती है। एंटीबायोटिक जो टैबलेट्स आती है, एंटीबायोटिक जो कैप्सूल्स आते हैं जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर देते हैं, हमारे को एक बॉडी में रिलैक्स देते हैं, इम्यूनिटी जो पावर देते हैं, कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में घूम रहे हैं उनको ये नष्ट कर देते हैं। तो हमारे शरीर में प्रतिजैविक का मतलब ये होता है इम्यूनिटी जो हमारी शरीर में थोड़ी वीक हो गई है उस बीमारी को नष्ट करने के लिए हम जो करते हैं एंटीबायोटिक लेते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रिएक्शन नहीं करे, सूक्ष्म जीव का हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर में नहीं हो, उसके लिए हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक लेते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा क्या आती है, एंटीबायोटिक मतलब कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं औषधि बनाने के लिए काम आते हैं और वो औषधि हमारे शरीर के लिए बहुत ही प्रभाव डालती है जो कि सूक्ष्म जीव के हानिकारक प्रभाव को रोक देती है, सूक्ष्म जीव के हानिकारक प्रभाव को नष्ट कर देती है। उस औषधि को प्रतिजैविक औषधि या फिर एंटीबायोटिक कहते हैं। स्क्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एस्ट्रोमाइसिन जो होती है एक टैबलेट्स आती हैं, सामान्य रूप से उपयोग में ली जाने वाली प्रतिजैविक औषधियाँ हैं। ये क्या देखो यहाँ पर दो दवाइयों के नाम दे रखते हैं, तो स्क्रिप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन और एक होता है एस्ट्रोमाइसिन। ये जो दवाई आती हैं ये भी सूक्ष्म जीवों के कारण से बनती है। इनको कहते हैं प्रतिजैविक औषधि जो कि हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीवों की रिएक्शंस होती हैं उनको कम करती हैं, जिन्हें कवक व जीवाणु से उत्पादित किया जाता है और पेनिसिलिन का जो निर्माण है फफूंद से किया जाता है। तो देखिए कवक भी एक सूक्ष्म जीव है, जीवाणु भी एक सूक्ष्म जीव है, हमने यहाँ पर पेनिसिलिन का निर्माण देखा फफूंद से, वो भी एक सूक्ष्म जीव है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनका जो निर्माण है सूक्ष्म जीवों के कारण से होता है। जैसे कि जो पेनिसिलिन औषधि है ये प्रतिजैविक औषधि होती है, या हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन की बात की, वो भी एक प्रतिजैविक औषधि है जो हमारे लिए क्या करती है लाभदायक होती है। लेकिन बनाई किससे जाती है, सूक्ष्म जीव से ही तो बनाई जाती है। देखिए पशु आहार, कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। जो पशु का भोजन होता है उसमें भी प्रतिजैविक मिलाया जाता है जिससे कि उनके जो सूक्ष्म जीव हैं शरीर में उनकी वृद्धि को रोका जा सकता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सके, जिनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण होने से रोकता है। अगर कोई ऐसे सूक्ष्म जीव उनके शरीर में संचरण हो रहे हैं जिनसे उनको नुकसान होता है तो उनको रोका जाता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी उपयोग किया जाता है। जो एंटीबायोटिक दवा है उसका उपयोग जो है अगर पौधे को कोई रोग लग गया है उस पौधे के रोग के निवारण के लिए भी प्रतिजैविक का उपयोग किया जा सकता है। प्रतिजैविक का जो अर्थ है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव संचरण कर रहे होते हैं हानिकारक, उनके प्रभाव को वह क्या करती है कम करती है। उसका एग्जाम्पल हमने देखा था स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन देखा था। देखिए प्रतिजैविक की जो दवाई होती है लेने से पहले डॉक्टर की सलाह हमें लेनी चाहिए। सर्दी जुकाम हो जैसे फ्लू हो, इनमें क्या होती है प्रतिजैविक जो होती है प्रभावशाली नहीं होते हैं क्योंकि ये रोग विषाणु जनित रोग होते हैं। जैसे कोई सर्दी जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, तो ये क्या होता है हमारे शरीर में विषाणु का एक रूप ले लेते हैं, धीरे धीरे उस प्रभाव को बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक होती है वो काम नहीं करती है, यानी जो प्रतिजैविक औषधि होती है वो काम नहीं करती है। तो यहाँ पर जो है हर समय हमें प्रतिजैविक औषधि को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। कभी भी प्रतिजैविक औषधि को हमें स्वयं के अनुसार नहीं लेना चाहिए जिससे कि वह जो है कोई नकारात्मक प्रभाव दिखा सके। हमने यहाँ पर बात की थी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों का हमारा कैसा संबंध है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ पर हम करते हैं। अब आगे की क्लास में हम आगे का जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे।